आज हम लोग जो रासायनिक गतिकी चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो दिया हुआ था कोटि, आणविकता, इन सबों के बारे में पढ़े, प्रतिक्रिया वेग, स्थिरांक का मात्रक। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो तुमको समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि और प्रथम कोटि का दिया हुआ तुम्हें, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। पहले शून्य कोटि के लिए, तो शून्य कोटि प्रतिक्रिया के लिए, शून्य कोटि के लिए देखते हैं समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि के लिए। तो जैसे कि तुमको है प्रतिकारक से बन जाता है प्रतिफल बनता है, आर से पी बन गया। तो अगर ये शून्य कोटि की प्रतिक्रिया है तो शून्य कोटि की प्रतिक्रिया में क्या होगा, ये जो प्रतिकारक का जो सांद्रण का परिवर्तन का दर है ये किस पर डिपेंड करता है, ये समानुपाती होता है, ये K0, इसको K0 कह सकते हैं, समानुपाती इंटू आर पर पावर शून्य, इसके समानुपाती होता है ये। तो K ही इसको लिखो, K0 के बजाय क्या लिखो, K0 मतलब कि जीरो ऑर्डर का रेट नियतांक या शून्य प्रतिकोटि का K हो गया, K इंटू आर पर पावर 0। तो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी बराबर क्या हो गया, ये K। अब जहाँ तक कि रहा ये शून्य हो गया, अब इसको इधर की तरफ ले लेते हैं, तो ये माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बराबर क्या हो गया, K डी टी। प्रतिकारक का प्रारंभिक सांद्रण आर नॉट है, प्रतिकारक का प्रारंभिक सांद्रण आर नॉट है, जो टी समय में आर हो जाता है, आर हो जाता है। तो इंटीग्रेट दोनों साइड कर दो, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, ये हो गया आर नॉट से कहाँ तक, ये आर तक, बराबर माइनस, इधर माइनस है ये इधर, K इंटू डी टी, 0 से T तक, K इंटू डी टी। तो ये होगा तुमको माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, तो इसका क्या हो जाएगा तुमको, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर का वैल्यू होगा तुमको यहाँ पर आर नॉट से आर तक बराबर K गुना T माइनस 0। तो R माइनस, यहाँ R की जगह रख देंगे माइनस आर नॉट बराबर माइनस KT। तो इसका जो सांद्रण हो गया R बराबर क्या हो गया तुमको, आर नॉट माइनस KT, ये हो गया शून्य कोटि की प्रतिक्रिया का वेग समीकरण। और जहाँ तक इसका ग्राफ का बात है, तो ये ग्राफ तुमको कैसा होगा इसका, ये तुमको जैसे कि ये तुमको हो गया, इधर की तरफ समय ले लेते हैं, समय T, और इधर की तरफ प्रतिकारक का सांद्रण R, प्रतिकारक का सांद्रण ये क्या हो गया R, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, आर नॉट से लेके तुमको ये माइनस KT, ये आर नॉट हो गया ये, और ये माइनस KT, आर नॉट माइनस KT, ये तुमको घटते जाएगा, इसे आर नॉट माइनस KT, ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो आर नॉट माइनस KT ये ही तुम्हारा समीकरण हो जाएगा, इसका मान। तो ये तुम्हारा इस ढंग से घटते जाएगा, आर नॉट से घटते घटते T समय के बाद ये तुमको, इसका स्लोप देखो ऋणात्मक है और ये घट रहा है धीरे धीरे। तो ये प्रतिकारक का सांद्रण शून्य कोटि प्रतिक्रिया में यही होगा तुम्हारा। तो ये तुमको शून्य कोटि प्रतिक्रिया का हो गया। उसके बाद है तुमको प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड वेट समीकरण। तो ये तुमको R से P रहेगा, ये तो शून्य कोटि का हो गया। अब है तुमको प्रथम कोटि प्रतिक्रिया का। तो प्रथम कोटि प्रतिक्रिया में जो है सांद्रण पर कितना हो जाएगा, प्रतिकारक का जो सांद्रण है उस पर 1 पावर दे देंगे हम लोग। प्रतिकारक का जो सांद्रण है उस पर पावर 1 हो जाएगा। शून्य कोटि प्रतिक्रिया का तुम्हारा हो गया वेग, जो कि नियतांक के लिए क्या हो गया, व्यंजक जो वेग, जो प्रतिकारक का सांद्रण R बराबर प्रारंभिक सांद्रण माइनस K गुना T, और उसका आलेख कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। अब है तुमको प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के लिए।
यह है प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R बाई डी टी। ये हो गया तुमको R से P बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। तो ये प्रथम कोटि के लिए क्या होता है, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R बाय डी टी बराबर K गुना R पर पावर 1। तो ये हो गया तुमको माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू K डी टी। ये 0 से क्या हो गया T तक हो गया, और ये समय हो गया तुमको R0 से R तक, R0 से R तक हो गया। जैसे कि तुमको ये शून्य समय में ये प्रारंभिक सांद्रण हो गया, ये यहीं पर लिख देते हैं। अब इसको इतना प्रारंभिक सांद्रण हो गया ये, और ये R जो हो गया क्या चीज़ के बाद होगा, T समय के बाद सांद्रण हो गया। ये R हो गया तुम्हारा T समय के बाद सांद्रण, T समय बाद सांद्रण। तो ये क्या हो जाएगा तुमको माइनस डी आर बाई आर, क्या होगा माइनस लॉग आर, डी आर बाई आर हो जाएगा माइनस लॉग ई बेस पर आर। इसका सांद्रण ये प्रारंभिक तुम्हारा नीचे रहेगा आर नॉट, और जो आर नॉट नीचे हो गया और आर ऊपर हो गया, दैट्स इक्वल्स टू के इंटू डी टी का क्या होगा टी, और 0 से टी हो गया माइनस के टी। और ये हो गया तुमको लॉग ई बेस पर आर माइनस लॉग ई बेस पर आर नॉट बराबर क्या हो गया माइनस के इंटू टी हो गया। और या तो इसको के तुम्हारे किताब में जैसे कि आर नॉट बाय आर कर लिया, इसको प्लस इस इधरे माइनस डाल दिया, तो लॉग ई बेस पर आर नॉट बाय आर कर लें तो ये माइनस साइन भी क्या हो जाएगा इस साइड से खत्म हो जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू के इंटू टी हो गया। तो इस सब सूत्र पर तुमको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा बुक में। तो इसमें जैसे तुम्हारा दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है तुमको दैट इज़ 4 पॉइंट कितना नंबर दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन 4.5 एग्जाम्पल है ये शून्य कोटि। और इसके बाद जो है तुमको अर्धायु काल के बाद भी 2 उदाहरण दिया हुआ है, तो अर्धायु काल बाद में निकालते, पहले उदाहरण देख लेते हैं इसका। देखो यही व्यंजक हो गया, और ये एक और चीज़ में देख लेते हैं इस व्यंजक में, जैसे कि लॉग को जब ई बेस है तो उसको अगर 10 बेस पे लाते हैं तो 2.303 से गुना हो जाता है। तो लॉग आर नॉट बाय आर इक्वल्स टू क्या हो गया के इंटू टी। ऐसा ये क्या चीज़ के लिए आया 2.303 आता है ई बेस को 10 बेस में बदलने के लिए। हम लोग का जो बुक में जो किताब में के लास्ट में जो लॉग टेबल दिया हुआ है 10 आधार पर दिया हुआ है, तो 10 आधार ई आधार को 10 आधार में बदलने के लिए क्या आता है 2.303 आ जाता है। तो यही सूत्र प्रयोग करेंगे हम लोग, लॉग टेबल 10 बेस में रहेगा। तो लेकिन जब इंटीग्रेट करके आ जाता है dx बटे x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, और डिफ्रेंशिएशन जैसे log x का 1/x, तो इंटीग्रेशन dx बटे x का log x होता है, और log m माइनस n हो जाता है तो log m बाय n हो जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 4.5, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.5। इसमें दिया हुआ है N2O5 जो है वह तुमको वियोजित हो रहा है और उसमें NO2 और O2 बन रहा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल उदाहरण 4.5, इसमें है कि N2O5 के विघटन से NO2 बनता है, एक प्रतिक्रिया दिया हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि ये शून्य कोटि प्रतिक्रिया है, प्लस O2 हाफ O2, तो 4 1 5 हो गया। हाँ, तो ये तुम्हारा जो है ये एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है, इसका है ये प्रतिक्रिया है प्रथम कोटि अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इसका प्रारंभिक सांद्रण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है R0, प्रारंभिक सांद्रण जो कि दिया हुआ है N2O5 का क्या 1.42 इंटू 10 पावर, बस यही है 1.24 बस यही है 1.24 m, हाँ मोल प्रति लीटर m हो गया ये।
और ये प्रारंभिक हो गया, ये क्या हो गया तुमको प्रारंभिक। और 100 सेकेंड बाद सांद्रण, 100 सेकेंड बाद ना 10 मिनट, 10 मिनट था 60 मिनट, 60 मिनट बाद सांद्रण R बराबर क्या हुआ 0.2 इंटू 10⁻², यहाँ भी 10⁻² हो जाएगा और इंटू 10⁻² m, 1.24 इंटू 10⁻² m, ये हो गया। तो इसमें क्वेश्चन है कि t तो k का वैल्यू क्या है। तो जो अभी तक हम लोग सूत्र बनाते हैं, ये देखो जो अभी फॉर्मूला बनाया उसी पे डायरेक्ट बैठ जाएगा ये। तो क्या था सॉल्यूशन में करेंगे, तो तुम्हारा क्वेश्चन था अभी जो इक्वेशन था 2.303 log R0 बाय R का सांद्रण बराबर k इंटू टी, k इंटू टी। तो 2.303 log 10 बेस पर क्या जाएगा R0 बाय R। तो R0 का मान कितना जाएगा 1.24 इंटू 10⁻² बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा R का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हें, R का वैल्यू हो गया तुम्हें 0.2 इंटू 10⁻², 0.2 यही ना दोनों बाय 0.2 इज इक्वल टू क्या होगा k इंटू 60 मिनट, मतलब कितना था 60 सेकेंड, 60 मिनट, 60 मिनट में हो गया ये 60 मिनट। अब जहाँ तक कि 2.303 इंटू देख लेंगे हम लोग लॉग का वैल्यू, ये 10⁻² तो कट गया, 1.24 बाय ये तुमको 2 है तो 62, तो 6.2 हो गया लॉग 6.2 दैट्स इक्वल्स टू। अब बाय क्या होगा तुमको इसमें 60 सेकेंड है सर 60 मिनट, तो बाय 60 मिनट बराबर k हो गया ये। तो यहाँ पर अब जो है लॉग के इसका देखेंगे 62 का 0 देखेंगे, लॉग 62 का 0 है तुम्हारा, लॉग टेबल में देखेंगे तो 0.79 कितना है 7924 बाय ये तुम्हारा दिया हुआ है 60 मिनट दैट्स इक्वल्स टू k हो गया। तो इसमें जैसे कि 0 पॉइंट का है हो गया तुमको 62 का 0 देगा इंटू 10⁻0 है, इसलिए जो डेसिमल के बाद दिया था लॉग टेबल में वैल्यू पता होगा। इस तरह से k का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा आ गया। k का आंसर कितना है 304 प्रति मिनट, ये हो गया आंसर तुम्हारा। तो ये हो गया तुमको 4.5 तुम्हारा खत्म हो गया। इसी के ऐसा ही तुमको दिया हुआ है 4.6, लेकिन उसमें क्या किया गया है थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है, उसमें दाब के रूप में दे दिया है। तो ये एनसीईआरटी उदाहरण 4.6 देखो बनाते हैं, उसमें क्या किया गया है कि N2 प्रतिक्रिया तो यही है, संतुलन प्रतिक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। N2O4 से बनाया है, N2O4 प्लस O2 है, तो वो भी प्रतिक्रिया तो इसमें सूत्र तो यही लगेगा, लेकिन उसमें जो सांद्रण देने का तरीका है वो दाब के रूप में दिया है। तो R0 का जगह पर प्रारंभिक दाब रख देंगे और जो धीरे धीरे दाब जो है उसमें टेबल दिया हुआ है कि तुमको एक समय के बाद उसका दाब कितना समय के बाद दिया हुआ है। जो पहले दाब था 0.5 वायुमंडलीय दाब, जो कि 100 मिनट के बाद 100 सेकेंड के बाद हो गया 0.512, कितना देर के बाद है 100 सेकेंड के बाद। देखो जैसे कि डाटा इस ढंग से है, पहले तो क्वेश्चन ही लिख देते हैं। रिएक्शन मतलब कि तुम्हारा है t बराबर 0 पर ये दाब है, t बराबर 0 पर दाब है 0.5 एटमॉस्फेरिक या वायुमंडलीय, t बराबर 100 सेकेंड पर यहाँ पर जो दाब है 0.512 एटमॉस्फेरिक, ये तुम्हारा हो गया। अब तुमको है N2O5 से बना 2N2O4 प्लस O2, 2N2O4 प्लस O2 बना। तो इसमें जो है तुमको प्रारंभिक दाब यहाँ रख देंगे, प्रारंभिक दाब। तो ये तुमको प्रारंभिक जो दाब होगा सिर्फ N2O5 का होगा, तो ये तो 0.5 इसी के करस्पॉन्डिंग होगा। और ये दोनों में कुछ दाब है नहीं, ये दोनों बना नहीं होगा स्टार्टिंग, तो इसका 0 हो जाएगा ये प्रारंभिक दाब। उसके बाद 100 सेकेंड बाद 100 सेकेंड बाद क्या होगा
ये कुछ टूटेगा तो इसका 0 पॉइंट, इसका जो दाब कुछ घटेगा तो दाब कितना हो जाएगा 0.5 माइनस कुछ x हो जाएगा। और इसका दाब क्या होगा, इसका जितना घटेगा, इसका 2 मोल टूटता है तो ये 2 मोल बनता है, जितना इसका घटेगा दाब उतना इसका बढ़ेगा और इसका उससे आधा बढ़ेगा। यहाँ 2 मोल से ये 1 मोल बनता है, आधा बढ़ेगा। तो कुल दाब जो दिया हुआ है तो कुल दाब कितना हो गया, कुल दाब बराबर 0.5 माइनस x प्लस x/2। तो ये दिया हुआ है तो कुल दाब 0.512 वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होगा 0.5 प्लस x/2, 0.5 प्लस x/2। तो x इक्वल टू हो गया 0.24। तो 100 सेकेंड बाद दाब हो गया N2O5 का कितना हो गया 0.5 माइनस x। तो 0.5 माइनस 0.024 तो दैट इज 0.476 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ये P हो गया, ये तुम्हारा एक ढंग से P हो गया तुम्हारा किसके लिए, ये T समय के बाद, जो कि अब सूत्र पर जो रखते हैं हम लोग R का जगह पर लिख देंगे P इनिशियल, जैसे कि तुम्हारा सूत्र हो जाएगा 2.303 log 10 बेस पर प्रारंभिक दाब PI/P फाइनल जो भी कहिए P T समय पर, और बराबर क्या होगा K गुना T, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो इसमें जो है दाब के रूप में साधारण को लिख दिए, साधारण को व्यक्त करने में दाब के रूप में। लेकिन यहां पर क्या था क्वेश्चन में, ये कुल दाब दिया हुआ 0.5, उसमें से हम लोग किसका दाब निकाले, देखो इसके आधार पर, इसके दाब N2O5 का दाब निकाले कैसे, उसको देख लो। और अब तुम्हारा सूत्र पे ये आ गया तुमको तो 2.303 और क्या होगा तुमको log 10 बेस पर इनिशियली है 0.5 बाय 0.476 बराबर K गुना 100 सेकेंड, K गुना 100 सेकेंड। तो ये क्या होगा तुमको 2.303 इंटू लॉग कितना होगा तुमको 5/476। तो log 5 माइनस log 4.76, log 5 माइनस log 4.76 इज इक्वल टू K गुना 100 सेकेंड। तो log 5 का मतलब होगा log 50 का 0, तो log 50 का 0 देख लो, log 50 का 0 देखोगे तो तुम्हारा आएगा 0.6 पॉइंट के बाद 6990 और इसका कितना है 0.6767 और इक्वल्स टू K हो गया और T को इधर 100 से इधर भाग कर दो 100 सेकेंड। तो ये तुमको घट करके तुम्हारा क्या अब गया, तो कैलकुलेशन करना है तो आंसर लिखिए। K का वैल्यू कितना है तुम्हारा, K का वैल्यू कितना आ गया आंसर 4.9 × 10⁻⁴ पर सेकेंड। तो ये समझ में आ गया होगा। इसमें अब कैलकुलेशन करना है लॉग टेबल से जो कि 50 का 0 देख लेगा और लॉग 47 का 0, और तो एक डिजिट के बाद डेसिमल 10⁻⁴ है ही, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, तो 0 पॉइंट उतना हो गया। तो इसमें कैसे निकाला गया, जैसे दाब पर उसको समझ में आ गया होगा, दाब में कैसे 2 मोल टूटने से 2 मोल बनता है, तो वहाँ जितना इधर x टूटा तो उधर x बने, प्रेशर इसका x घटेगा उसका x बढ़ेगा, और उसका 1 बढ़ा तो x/2 बढ़ेगा। तो कुल प्रेशर जोड़ करके जिसको 0.512 के बराबर करके N2O5 का दाब T टाइम के बाद निकाल दिया गया 100 सेकेंड के बाद, और उसके बाद उसको फार्मूला बैठा दिया गया। मतलब सांद्रण को जो है दाब के रूप में भी हम रख सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरत ये था कि वो किस रूप में होना चाहिए, आपका जो प्रतिकारक है उसका काली दाब होना चाहिए, और दाब यहाँ पर दिया हुआ था पहले कुल दाब दिया हुआ था। अब है तुमको इसमें से तुमको यहाँ पर है वैल्यू 0.512, तो अब है इसके बाद है तुम्हारा कि अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। तो वह समय अंतराल जिसके बाद
जिसके बाद प्रतिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। अर्ध आयु काल कहलाता है। जब आधा जितना समय में हो जाएगा वो उसको हम लोग अर्ध आयु काल कहेंगे। तो जैसे कि था तुम्हारा, अगर टी को हम लोग अर्ध आयु काल का एक संकेत देते हैं टी हाफ इज इक्वल टू अर्ध आयु काल हो, और तब आर हो जाएगा, उसका जो आर होगा प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाएगा। आर बराबर क्या होगा, R0/2 हो जाएगा ये टी बराबर। तो हम लोग जो सूत्र लिखे थे 2.303 log 10 बेस पर R0/R बराबर K इंटू टी। यही सूत्र आया था हम लोग प्रथम कोटि के लिए। तो ये क्या आ जाएगा 2.303 log 10 बेस पर क्या आ जाएगा तुमको, log R का वैल्यू हो गया R0 तो रह ही गया, और R का वैल्यू हो गया R0/2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बराबर K इंटू टी हाफ। तो ये होगा 2.303 इंटू log 10 बेस पर 2 बराबर K गुना टी हाफ। तो 2.303 इंटू 0.3010 बराबर K इंटू टी हाफ। तो ये होगा 0.693 बराबर K गुना टी हाफ। तो K बराबर या तो अर्ध आयु काल बराबर 0.693/K। तो अगर K का मान दिया हुआ है, जो कि तुम्हारा एक क्वेश्चन भी है तुमको, ये इसमें संबंध हो गया। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अर्ध आयु काल इसमें किसी समय से स्वतंत्र है, इसमें समय से इसका मतलब स्वतंत्र होता है इसका अर्ध आयु काल में सांद्रण जो समय कहते हैं, सांद्रण से ही स्वतंत्र है। जैसे सांद्रण कुछ भी होगा तो उसमें उसका आधा होने में जो समय लगता है वो समान ही लगेगा। जैसे 2 ग्राम से 1 ग्राम होने में जितना समय लगेगा उतना ही से इससे ही प्रथम कोटि प्रतिक्रिया में 1 ग्राम से आधा ग्राम होने में लगेगा, आधा ग्राम से 1/4 होने में फिर उतना ही समय लगेगा। तो ये हमेशा किससे स्वतंत्र होता है, ये समय से स्वतंत्र प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि प्रतिक्रिया का अर्ध आयु काल सांद्रण मतलब कि जैसे कि 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में जितना समय लगेगा उतना ही समय में 5 ग्राम से 2.5 ग्राम होने में लगेगा। तो जैसे कि एक तुमको दिया हुआ है, अगला उदाहरण है तुमको 4.7 तो 4.7 है। तो उदाहरण इसमें 4.7 में कौन सी का मान दिया हुआ है, K का मान दिया हुआ है सर तुम्हारा, और अर्ध आयु काल चाहिए। K कितना दिया हुआ है 1/4 प्रति सेकेंड में। तो यही बहुत आसान है, अर्ध आयु काल इसको चाहिए। तो अभी डायरेक्ट सूत्र पर आ गया तुम्हारा। टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693/K। तो K का वैल्यू यहाँ डालिए, आंसर पा लीजिए। 0.693/K का वैल्यू हो गया तुम्हारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर K का वैल्यू हो गया तुम्हारा K इक्वल टू हो गया तुमको 5 -2 ना -10 है, 1/4 ये प्रति सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ऊपर जाकर मात्रा ऊपर जाकर सेकेंड हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इतना सेकेंड। कितना है आंसर 10⁻9 सेकेंड। ये अर्ध आयु काल हो गया। तो अर्ध आयु काल निकालने के लिए क्या किया गया, इसमें सीधा मतलब फॉर्मूला बैठा दिया गया, इसका अर्ध आयु काल निकल गया। और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, जिसमें दिया हुआ है तुमको निकालना है उसका क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, और 99% जो है तुमको उसका, ये भी तो गणित टाइप का क्वेश्चन हो गया, उसको बना दे रहे हैं। 99.9% कंप्लीशन में अर्ध आयु काल का 10 गुना लगेगा समय, लगभग 10 गुना होता है। तो लगभग 10 गुना समय लगेगा, ऐसा प्रूव करना है। 99.9% कंप्लीट कर देना है। तो इसको जो है 8वां हो जाएगा, ये
4.8। तो प्रारंभिक सांद्रण तुमको R का ये कहता है 99.9% समाप्त हो जाना है, तो बचेगा कितना, R0 माइनस R0 का कहता है 99.9 बटे 100। तो ये R0 माइनस 100, R0 इंटू 100 माइनस कितना हो गया, 100 माइनस 99.9 अब बटे कितना हो गया 100। तो R0 गुना कितना हो गया, 99.9 हो गया 0.1 बाय 100। R0 गुना 0.1 बाय 100 बराबर R0 बाय 1000। तो ये तुम्हारा सांद्रण बचा, R का मान 99.9 खत्म हो गया, तो बचा कितना तुमको, R0 बाय 1000 बच गया, वो इतना बचा, मतलब 99.9 खत्म हुआ तो बचा कितना वो निकालना पड़ेगा सूत्र पर रखने के लिए ना। तो अब है तुमको 2.303 इंटू लॉग 10 बेस पर R बाय R0 बराबर क्या होगा, K गुना T, K गुना T। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका जो मान होता है तुम्हारा, तो इसमें क्या रख देंगे, एक बार जैसे कि T हाफ से तुलना करना है तो एक बार इसका मान रख देते हैं log 10 बेस पर। R का मान कितना हो गया, R0 बाय कितना हो जाएगा तुमको, यहाँ पर R0 बाय 1000 है, एक बार R0 और ये R0 बाय 1000 बराबर क्या हो जाएगा, K गुना ये T निकालना है, ये T निकालना है हमको, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा कहता है इसका तुलना करना है हाफ लाइफ पीरियड से। तो R0 तेरा कट गया, इसे तो इसको नहीं तो T हाफ, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो R0 काट दो, तब लिखते हैं 2.303 लॉग 10 बेस पर, ये कितना बच गया तुमको, 1000 है तुम्हारा, लॉग 10 बेस पर कितना हो गया ये 1000 बराबर K गुना T, K गुना T, K ये में रख देंगे हाफ लाइफ पीरियड का, वो हो जाएगा तुमको। चलो तो log 10 बेस पर 10 कितना होता है तुम्हारा, 1 होता है, तो 2.303 बराबर K, तो K का वैल्यू कितना 0.693 बाय T हाफ, और इंटू 3 ने किया इसमें 1000 का, ये 10 का क्यूब है, ये 10 का क्या था, ये 10 बेस पर कितना था इसका, 10 बेस पर 1000 था, ये 1000 का मतलब कितना हो गया तुम्हारा, ये 1000 का मतलब 10 का क्यूब है, ये 1000 है तो 10 क्यूब हो गया ना, ये तो 10 क्यूब है तो कहाँ चला जाएगा, 3 बाहर चला जाएगा, तो इतना गुना क्या हो गया तुमको, ये इतना गुना 3 हो गया, ये इतना गुना 3, अब बराबर 0.693 बटे T हाफ। तो T बराबर क्या हो गया तुम्हारा, ये T हाफ इधर गुना हो गया, T हाफ गुना 6.606 बाय 0.691, तो लगभग कितना हो गया ये तुम्हारा, ये 10 गुना हो गया, ये अबाउट कितना हो गया 10 टाइम्स, तो T बराबर लगभग 10 इंटू T हाफ, ये लगभग 10 गुना हुआ ना, पूरी 10 गुना नहीं हुआ, बल्कि 10 गुना T हाफ के बराबर हो गया। इसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है एक कोटि दिया हुआ है, एक प्रतिक्रिया दिया हुआ है, जिसको शून्य छद्म प्रथम कोटि प्रतिक्रिया कहते हैं। छद्म प्रथम कोटि प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है किसी प्रतिकारक का सांद्रण जो है तुमको, वह तो जाहिर है कि उसकी कोटि अलग होगी, लेकिन जो एक जो भाग होता है उसका जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में हो, तो उससे उसके सांद्रण पे कोई प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखता है, तो इस तरह की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, छद्म प्रथम कोटि प्रतिक्रिया कहलाती है। तो छद्म प्रथम कोटि प्रतिक्रिया होगी ऐसी प्रतिक्रिया जिसका कि तुमको छद्म प्रथम कोटि प्रतिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि प्रतिक्रिया, ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें एक प्रतिकारक आधिक्य में हो, जिससे कि उसका सांद्रण नियत प्रतीत होता है, तो प्रतिक्रिया की दर
एक ही प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है, प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती प्रतीत होती है, निर्भर करती प्रतीत होती है, जिसे छद्म प्रथम कोटि प्रतिक्रिया कहते हैं, जिसे छद्म प्रथम कोटि प्रतिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। तो इसका जैसे एक उदाहरण है, उदाहरण के रूप में जैसे देखें कि जैसे कि ईस्टर का जल अपघटन, ईस्टर जैसे कि तुमको CH3COO-C2H5 ये ईस्टर का नाम है, प्लस वाटर हो गया जल के प्रेजेंस में, और इसमें क्या हो गया तुमको बन जाता है CH3COOH प्लस C2H5OH, एल्कोहल और कार्बनिक अम्ल बनता है ईस्टर का जल अपघटन इसका उदाहरण है। ईस्टर का जल अपघटन में जल आधिक्य में रहता है, जल बहुत अधिक रहेगा, अधिकता में रहेगा, बहुत अधिक जल रहता है। इसका सांद्रण मानते 0.1 है, इसका बहुत अधिक मात्रा है, तो इसका मतलब इसका मोलता 55 के आसपास आता है। इसका घट के मानते हैं कि उसका आधा हो गया, तो 55 में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रतिक्रिया का वेग व्यंजक तो ऐसे होता है, प्रतिक्रिया का वेग व्यंजक जो होगा पर या प्रतिक्रिया की दर बराबर लिखेंगे K डैश गुना एगो H2O का सांद्रण और गुना ईस्टर का सांद्रण, ऐसा लिख दिए, ये ईस्टर का सांद्रण, ईस्टर का ये तुमको सांद्रण हो गया। ये ईस्टर को जल अपघटन कर रहे हैं, तो ये तुमको एक छद्म प्रथम कोटि प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें क्या होगा कि H2O जो तुम्हारा है, H2O तो प्रतिक्रिया में लगभग क्या होगा, नियत प्रतीत होगा। तो ये K डैश गुना ये वाटर का सांद्रण भी नियत ही होगा, तो इसको नियतांक में डाल दीजिए। तो अब क्या बचेगा, ये CH3COO-C2H5 पर निर्भर करता हुआ दिखेगा, क्योंकि H2O का सांद्रण लगभग क्या होगा, जैसे इसका 0.1 है, इसका 55 है, तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा समय के साथ। 0.1 वाला समाप्त भी हो जाए तो उसका 55.4 बचेगा, अगर 55.5 है तो क्या अंतर पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। तो इसका सांद्रण पर, तो इसका मतलब ये नियतांक ही प्रतीत हुआ, तो इसको नियतांक भी चला गया, तो इसकी कोटि क्या दिखेगी, अब इसी के सांद्रण पर निर्भर करता हुआ दिखा। तो ये किस तरह से, ये प्रथम कोटि दिखेगा इसका। यह प्रतिक्रिया किस रूप में दिख रही है कि ये, हालांकि ये द्वितीय कोटि प्रतिक्रिया थी, जल के सांद्रण पर भी निर्भर करता है, लेकिन जल का सांद्रण में कोई परिवर्तन होता हुआ समय के साथ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत अधिक मात्रा में है और दूसरा प्रतिकारक बहुत कम मात्रा में है। और इसका मतलब ये हो गया कि यह तुमको किस ढंग से दिखाएगा, यह एक शून्य, मतलब प्रथम कोटि द्वितीय कोटि के बजाय ये छद्म प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के रूप में ये दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह की प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग छद्म प्रथम कोटि प्रतिक्रिया कहते हैं। इस पर एक उदाहरण भी दिया हुआ, तो ईस्टर का जल अपघटन किसका हो गया तुमको, उसका उदाहरण हुआ ईस्टर का जल अपघटन, ये छद्म प्रथम कोटि का उदाहरण, छद्म प्रथम कोटि प्रतिक्रिया का उदाहरण हुआ ये। चलो, इसी के साथ इसको क्या करते हैं, आज तुमको इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट तुमको कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता हो, न्यूमेरिकल हो या तुमको किसी चीज़ में, तो राष्ट्रीय ऐप पर आकर के हमसे संपर्क कर सकता है।